नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह वीडियो जो है यह TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, KBS, NBS, DSSSB, RPSC स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चरर, NTA, UGC, नेट, JRF और यस टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह है नागरिक शास्त्र। इसके अंतर्गत आपको बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे। तो यह पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए एवं आगामी परीक्षाओं हेतु संभावित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है पहला चैप्टर है राजनीति विज्ञान, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति। तो यह पहला चैप्टर है। तो हम इसको दो पार्ट में लेकर आएंगे। तो यह हमारा आज का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है राजनीति विज्ञान की प्राचीनता एक सर्वमान्य तथ्य है जिसे प्राचीन काल में प्लेटो व अरस्तु से लेकर वर्तमान युग तक उल्लेखनीय प्रगति की है। अगला पॉइंट है राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से हुई है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीति की जो भाषा है वह किस भाषा का शब्द है। तो यह है पोलिश शब्द का किसका रूपांतरण है, पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है। अगला पॉइंट है यूनानी भाषा में पोलिस का अभिप्राय क्या है। तो जो यूनानी भाषा में पोलिस का अभिप्राय है वह नगर राज्य होता है। अगला पॉइंट है 500 ईसा पूर्व पहले यूनानी लोग इन्हीं छोटे छोटे नगर राज्यों में ही रहते थे और इन नगर राज्यों की स्थिति एवं राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित ज्ञान को राजनीति या पॉलिटिक्स कहा जाता था। अगला पॉइंट है पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने इस विषय को नीति शास्त्र से अलग कर स्वायत्त विषय का रूप दिया, इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पॉलिटिक्स शब्द है यह अरस्तु ने सबसे पहले दिया था और अरस्तु ने नीति शास्त्र से स्वतंत्र विषय के रूप में नीति शास्त्र को अलग कर दिया, जिसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं देने वाले कौन कौन से विज्ञान हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर एक परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला है गार्नर के अनुसार, यानी गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगले जो विद्वान है वह है ब्लंटसली के अनुसार। ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे होता है। तो यह ब्लंटसली के अनुसार, यानी ब्लंटसली परिभाषा देते हैं। और अगले विद्वान है गैटल। तो गैटल भी एक परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान विचारक हैं। इन्होंने राजनीति की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है, राज्य की ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए की राजनीतिक एवं नैतिक परिकल्पना है। तो यह गैटल महोदय कहते हैं। वहीं आशीर्वादम के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। अगले हैं जेम्स के अनुसार। तो जेम्स क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है।
सीले, तो सीले के अनुसार सीले ने राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामितीय शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। अगले हैं लेखाक। तो लेखाक क्या कहते हैं राज्य के विषय में? राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित एक विधा है, यह लेखाक कहते हैं। वहीं पॉल जैनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। अगले विद्वान है गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट राज्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमार्क के अनुसार राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह डिमार्क की परिभाषा है। वहीं हरमन हेलर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। अगले जो विद्वान हैं वह है कैटलिन ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। आइए अब देखते हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं, यानी जो राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं देने वाले हैं उसमें है कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो यह पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैटलिन। डेविड ईस्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। लॉसबेल एवं कैपलान कहते हैं कि एक अनुभवी खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण एवं सहभागिता का अध्ययन है। वहीं डॉक्टर हसजार एवं स्टीवेंसन के अनुसार राजनीति शास्त्र अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुखतया शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं जैसे व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति एवं राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। अगले जो विद्वान हैं वह है रॉबर्ट डहल। तो रॉबर्ट डहल ने जो आधुनिक परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति, नियम एवं सत्ता से संबंध है। अगले विद्वान है आमंड एवं पावेल। तो आमंड एवं पावेल के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में राजनीति विज्ञान केवल राज्य अथवा सरकार से संबंधित विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं व प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता, मानव समूहों की अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। आइए अब देखते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण की जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है वह क्या कहते हैं? तो कहते हैं राज्य जो राजनीति विज्ञान या राज्य का अध्ययन जो मानते हैं वह उसके अंतर्गत गार्नर, गैरिज, ब्लंटसली, गैटेल और एक्टन इन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसके अलावा जो सरकार का अध्ययन कहते हैं, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सीले और लेखाक आते हैं, जिन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। उसके अंतर्गत पॉल जैनेट और गिलक्राइस्ट आते हैं। अब देखते हैं जिन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार एवं व्यक्ति का अध्ययन है, वह कहने वाले हैं हरमन हेलर एवं लास्की।
अब देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा है शक्ति का अध्ययन। तो जो शक्ति का अध्ययन मानते हैं वह चार्ल्स मेरियम, लासबेल और कैटलिन है, जिसने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। जिन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान व्यवस्था का अध्ययन है, उसके अंतर्गत डेविड ईस्टन आते हैं और आमंड और पावेल। इसके अलावा राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, इसको मानने वाले हैं हर्बर्ट साइमन। जिन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान नीति का अध्ययन है, वह है लासबेल। अब देखते हैं राजनीति के पर्याय। तो राजनीति के पर्याय या अर्थ कौन कौन से हैं। तो जेलिनाक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों में उसके समान आवश्यकता हो। फिर राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक में किया था। अगला पॉइंट है अरस्तु के बाद जेलिनेक, सिजविक, हाल्टज, नडार्फ आदि ने भी राजनीति शब्द को ही अपनाया है। अगला पॉइंट है फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा। पहला है सैद्धांतिक राजनीति एवं दूसरा है प्रयोगात्मक राजनीति। अगला पॉइंट है आधुनिक लेखकों जैसे पॉल जैनेट, सी लेविस तथा अलेक्जेंडर बेंड ने राजनीति का तात्पर्य प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक राजनीति से समझा है। अगला पॉइंट है मैकेनी ने राजनीति शब्द को कला के अर्थ में प्रयुक्त किया है। वहीं गार्नर के अनुसार राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधि के संचालन से संबंध रखता है। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया अभिप्राय हो गया है, जिससे हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह निरर्थक हो गया है। यह गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक दर्शन। तो राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है और इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से ही लिए हैं। अगला पॉइंट है इसकी प्रकृति दार्शनिक है जो कल्पना एवं तर्क पर आधारित है। इसमें नैतिकता एवं मूल्यों पर बल दिया जाता है। अगले गिलक्राइस्ट के शब्दों में। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं राजनीतिक दर्शन का एक प्रकार से राजनीति से पूर्व जन्म हुआ, क्योंकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। अगला पॉइंट है जे.एल. हैलोबेल। तो जे.एल. हैलोबेल कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निहित विचारों एवं आकांक्षाओं से है और इस कारण राजनीतिक दर्शन विषय का अपूर्ण अध्ययन ही है। अब देखते हैं राजनीतिक चिंतन। तो किसी विशेष समय अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक मनन एवं विचारों का समुच्चय ही राजनीतिक चिंतन है। अगला राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्डविन और मेरी बोल्सटन क्राफ्ट द्वारा किया गया। बाद में इस शब्द का प्रयोग विकी ह्यूम और जॉन सीले द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें तथ्यों, अनुभवात्मकता, प्रयोग व विज्ञान को आधार माना जाता है। अगला पॉइंट है गिलक्राइस्ट के अनुसार। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं विवेक और प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसका विवेचन परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। तो पहला है परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पहला है राज्य का अध्ययन, दूसरा सरकार का अध्ययन,
अगला है स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। अगला है राष्ट्रीय विधि संबंधों व संगठनों का अध्ययन। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांतों व विचारधाराओं का अध्ययन। अगला है शासन प्रबंध का अध्ययन। अगला है अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन। और लास्ट है राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का अध्ययन। अब देखते हैं गार्नर के अनुसार गार्नर क्या कहते हैं। राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति की खोज। दूसरी है राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा। अगले गार्नर कहते हैं उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। वहीं प्रोफेसर गैटिल के अनुसार गैटिल क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ। दूसरा विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन। तीसरा है राज्य का आदर्श निश्चित करना। वहीं फ्रेडरिक पोलक ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। पहला है सैद्धांतिक राजनीति विज्ञान और दूसरा है व्यवहारिक राजनीति विज्ञान। अगला है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। इसके अनुसार राजनीति विज्ञान में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। दूसरा अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन। तीसरा है शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन। चौथा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। पांचवा राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन। छठा सार्वजनिक सहमति एवं सामान्य मत का अध्ययन। सातवां है विभिन्न समस्याओं एवं संघर्षों का अध्ययन। और आठवां है विविध विषय क्षेत्र। अगला पॉइंट है सन 1948 में यूनेस्को के हुए सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न विषयों को शामिल किया गया है। तो पहला है राजनीति के सिद्धांत। दूसरी राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब देखते हैं मैकडूगल और अगला पॉइंट है मैकडूगल और ग्राहम वालास ने राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हसजार और स्टीवेंसन ने राजनीति विज्ञान को एक समय अपने अध्ययन के लिए राजकीय तत्वों का ही ध्यान करता था, आज अपने प्रशासनिक तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधारों की भी विवेचना करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेंडेल बिल्की ने अपनी पुस्तक एक विश्व यानी वन वर्ल्ड में संपूर्ण मानव समाज की जो एकरूपता दिखाई है वह एक तथ्य है और इससे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। अगला पॉइंट है रोला, पिनाक तथा स्मिथ के अनुसार। तो रोला, पिनाक और स्मिथ क्या कहते हैं के अनुसार क्या है और क्या होना चाहिए तथा दोनों यानी यथार्थ एवं आदर्श के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इस दृष्टि से सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान कहा जा सकता है। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान अथवा कला। तो राजनीति विज्ञान है कि नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है। तो अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा है तथा बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। वहीं बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि अन्य विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट है बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। काम्टे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों
निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। बकल फिर कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मिटलैंड कहते हैं, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। फिर बर्ग कहते हैं, जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इस संबंध में निम्न तर्क कौन कौन से हैं। तो पहला है सुनिश्चित परिभाषित शब्दावली का अभाव। दूसरा है सर्वमान्य नियमों एवं तथ्यों का अभाव है, इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तीसरा प्रयोग एवं पर्यवेक्षण संभव नहीं है। चौथा है भविष्यवाणी संभव नहीं है। चौथा कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। और छठा है निश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव पाया जाता है, इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। वहीं बिलोबी के अनुसार बिलोबी कहते हैं कि राजनीति का विज्ञान बनना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय, ये बिलोबी कहते हैं। बर्ग कहते हैं राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खतापूर्ण है। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान विज्ञान है तो इसके विषय में तर्क कैसे दिया गया है। तो पहला है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान। दूसरा अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता। तीसरा सर्वमान्य तथ्य। चौथा कार्य एवं कारण में पारस्परिक संबंध। पांचवा है पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव। और छठा है भविष्यवाणी की क्षमता। अगले विद्वान लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एक रूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता है। डॉक्टर फाइनर। तो डॉक्टर फाइनर कहते हैं हम निश्चित पूर्वक भविष्यवाणियाँ तो नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। वहीं होल्ड जन डार्फ कहते हैं कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है, उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबद्ध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। अगले विद्वान है सर फ्रेडरिक पोलक। तो सर फ्रेडरिक पोलक कहते हैं जिस प्रकार नैतिकता का एक विज्ञान है, उसी भाव और उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसे एक सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। अब देखते हैं गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी यथार्थता व्याप्त करना कठिन है, तथापि सामाजिक समस्याओं पर उसी वैज्ञानिक ढंग से विचार किया जा सकता है जैसा कि रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र में। अगले विद्वान लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान को ऋतु विज्ञान की भांति अपूर्ण एवं अविकसित विज्ञान माना है। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। तो राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में कैसे हैं। तो कुछ विद्वानों ने इसे कला के रूप में स्वीकार किया है। तो कला का आशय एवं उद्देश्य जीवन की सुंदरतम क्षेत्र अनुभूत से है, वह मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। विलियम एस्लिंगर कहते हैं कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोध ही होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। वहीं ब्लंटसली कहते हैं राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है।
राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से यह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन समस्त बातों का प्रतिपादन होता है। अब देखते हैं कैटलिन। कैटलिन क्या कहते हैं? राजनीति का अर्थ विस्तार करते हुए इसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानते हैं, ये कैटलिन कहते हैं। लास्पेल ने इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। अब देखते हैं तुलनात्मक राजनीति। तो पहला पॉइंट है R.C. मैक्रिडिस, G.K. रॉबर्ट्स और एडवर्ड ए फ्रीमैन का मत है कि अध्ययन विषय के लिए तुलनात्मक राजनीति शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त एवं सार्थक है। इनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से है। अगला पॉइंट G.K. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है। अगला पॉइंट है एम कर्टिस के अनुसार। तो एम कर्टिस कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक व्यवहारों की आपसी विशिष्ट नियमताओं, समताओं, समानताओं तथा विरोधों का अध्ययन करती है। अगला पॉइंट है तुलनात्मक राजनीति शब्द को अपनाने का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप में विरोध लियो ट्रास, हर्बर्ट स्टेरिंग और हेराल्ड लासबेल ने किया। अब देखते हैं अध्ययन उपागम। तो परंपरागत अध्ययन के उपागम और आधुनिक उपागम कौन कौन से हैं? तो जो परंपरागत उपागम है वह है दार्शनिक, ऐतिहासिक, विधि या कानूनी, औपचारिक, संस्थात्मक और तुलनात्मक। और आधुनिक उपागम वह है वैज्ञानिक, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, निर्णय निर्माण, संप्रेषण, अंतःअनुशासनात्मक, मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक और आर्थिक उपागम। अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्य क्या क्या हैं? बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य की कला कहा है। अगला पॉइंट है उदारवादी राजनीति को समझौते की कला कहते हैं। वहीं मार्क्स ने राजनीति धनीभूत अर्थनीति का विज्ञान है। अगला पॉइंट है व्यवहारवादी कहते हैं कि राजनीति सत्य के लिए संघर्ष है। डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन ने राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अगला पॉइंट है माइकल ऑक्सफोर्ड। तो माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं राजनीति सीमाहीन समुद्र के समान है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले पार्ट में आपको व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और इसके अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं वह लाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।